उस दिन लोधी वंश खत्म कर दिए थे ना, सब लोग को लोधी वंश बता दिए थे। लोधी वंश का अंतिम जो शासक था कौन था? इब्राहिम लोधी। वो कब मारा जाता है? 1775, 1526 में मारा जाता है। कौन मारता है? बाबर, ठीक है ना। बाबर को बुलाने वाले कौन कौन थे? पहला नंबर तो ये बताइए कि इब्राहिम लोधी जो सिकंदर लोधी का लड़का था, ये कितने भाई थे? दो भाई, एक जलाल खां था और एक इब्राहिम लोधी था, ठीक ना। जलाल खां को कहां का राजा बना दिया था? जौनपुर का। और इब्राहिम लोधी को कहां का बना दिया था? दिल्ली का। यह व्यवस्था हम बताए थे कि तत्काल में संतुष्ट कर दिया था सभी प्रजा को, यानी तत्काल में जो था वो विद्रोह को शांत कर दी, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। जो इब्राहिम लोधी था ये आक्रामक नीति अपना लेता है, अपने भाई को ही निपटा देता है, समझ रहे हो। यानी जितने भी पदाधिकारी थे बड़े बड़े, उनको दमनकारी नीति अपना करके सभी को दबाने की कोशिश करता है। इससे परेशान हो गए और खतौली का युद्ध भी हुआ था एक 1518 में, ठीक 1718 में हुआ था खतौली का युद्ध। राणा सांगा से भी युद्ध कर लेता है। तो सभी लोग इससे परेशान होकर किसको आमंत्रित करते हैं? बाबर को, जिसमें इसके चाचा भी था, क्या नाम था उसका? आलम खां था। महाराणा सांगा भी थे, वो भी बुलाते हैं, ठीक। आज जब बुलाते हैं तो महाराणा जो जिनका हाथ कट गया था युद्ध, खतौली के युद्ध में, तो महाराणा सांगा युद्ध जीत जाते हैं, परंतु वो हाथ अपना गंवा देते हैं। इसलिए वो भी रुष्ट थे इससे, यार ये कैसे भी करके इब्राहिम लोधी को हटाना था। अब इब्राहिम लोधी की सेना बहुत बड़ी थी लेकिन सुसंगठित नहीं थी, ठीक। 1526 में पानीपत के युद्ध में इसकी सेना हार जाती है। इस तरीके से लोधी वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और लोधी वंश अंत होकर के फिर चलेगा मुगल वंश। तो लोधी वंश तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? दिल्ली सल्तनत। उसके बाद मुगल वंश चालू हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत में जितने कार्य किए गए हैं उसको एक बार देखेंगे। अच्छा, लोधी वंश का पहला शासक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश पूछेंगे, ये जो लोधी वंश था कब से कब तक चला था? तो 1451 से लेकर के 1526 तक चला था। इतनी बार हम बोल रहे हैं, कम से कम आपको लोगों को याद हो जाना चाहिए था। फिर उसके बाद बहलोल लोधी, जो लोधी वंश में पहला शासक अर्थात संस्थापक था, वो कौन था? बहलोल लोधी। 1451 से लेकर के 1489 तक रहता है। ये दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता है। ये दरबारी के सम्मान में कैसा होता था? खड़ा रहता था, ठीक। ये क्या चला था? बहलोली सिक्के भी चलवाया था, याद है ना, मैंने बताया था बहलोली सिक्के भी चलाया था। फिर उसके बाद शासक बनता सिकंदर लोधी। इसने गज सिकंदरी चलवाया था 30 इंच का। ये 89 से लेकर के 17 तक रहता है। अच्छा, ये इसको लू लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। ग्वालियर का अभियान करता था कर्ण राय के विरुद्ध, उसी में इसको लू लग जाती है और मर जाता है। ये सिकंदर लोधी 89 से लेकर के 17 तक रहता है। ये योग्य शासक था, इसने बहुत काम किया, ठीक। गज सिकंदरी चलवाया दिया था। चराई कर, मकान कर और भूमि में गड़े कर जो थे उन पर टैक्स को, जो भूमि में खजाना गड़ा होता था उस पर टैक्स लेना यानी हिस्सा लेना बंद कर दिया। सिकंदर लोधी के 2 पुत्र हुए, जलाल खां और इब्राहिम खां, ठीक। युद्ध की परिस्थिति बन गई इसके मृत्यु के बाद। तो जो राजा एवं जो अमीर और वो थे, क्या कहते हैं कि बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उन लोगों को राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर तुरंत शांति की व्यवस्था बनाई। परंतु यह व्यवस्था शांति की काफी दिन तक बनी नहीं। जो इसका भाई था जलाल खां, वो तो अपना राजपाट अच्छे से चला रहा था, लेकिन इब्राहिम लोधी जो था ये दमनकारियों नीति अपना लिया, ठीक ना। तो इसी तरीके से वो जाके खतौली का युद्ध कर लेता है 1417 और 1718, 1418, ठीक है ना। ये किसके कौन से युद्ध करता है? खतौली का युद्ध। किसके किसके विरुद्ध होता है? महाराणा सांगा या नांगल उन्हें कह देते हैं, ठीक। और इसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है, लेकिन महाराणा सांगा का हाथ कट जाता है। तो वो भी और इसके चाचा भी, सभी लोग बुलाते हैं किसको? बाबर को। अब बाबर आता है, बाबर की सेना छोटी सी थी लेकिन इससे बढ़िया युद्ध लड़ना जानती थी। इसकी बहुत ज्यादा बड़ी सेना थी लेकिन युद्ध में हार जाता है। इसने तोपखाने का निर्माण करा। 2 इसके तोपची थे बाबर के, कौन कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा। 2 इसने तोपों को जो लगाया था वो कौन सी पद्धति कह रहे? तुगलमा। और जो सैनिकों को बचाया था, वो सैनिकों को लगाया था, वो कौन सी पद्धति थी? रूमी पद्धति थी। इस तरीके से ये वंश खत्म होता है। फिर मुगल वंश। तो मुगल वंश अगर तत्काल में पढ़ लेंगे तो हमारे दिल्ली सल्तनत की जो व्यवस्थाएं थी वो छूट जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा थे वो किस तरीके से शासन व्यवस्था को बना के रखे थे। इसमें टोटल 12 पॉइंट हम लिखे हैं, ठीक। पहला पॉइंट हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे उनकी प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, वो अपना प्रशासन किस तरीके से चलाते थे। दूसरा पॉइंट है उनका सैन्य संगठन देखेंगे, यानी अपने सैन्य अधिकारियों को
या सैनिकों को किस तरीके से, इसी में हुलिया प्रथा, ये सभी चीज आ जाएगी, ये सभी चीज। दूसरा का नंबर कि उनकी न्याय व्यवस्था एवं दंड व्यवस्था क्या थी, दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा थे उनकी न्याय व्यवस्था एवं दंड व्यवस्था कैसी थी। अगला, राजस्व व्यवस्था उनका कैसा था, टैक्स कैसा था, अपने राज्य का संचालन करने के लिए वो किस तरीके से टैक्स लेते थे, वो सभी चीज। दूसरा नंबर, पांचवा नंबर देखेंगे संगीत एवं कला, उनके साम्राज्य में, उनके राज्य में क्या संगीत कुछ उभर पाया था कि नहीं उभर पाया था, इसको भी देखेंगे, संगीत कला। अगला देखेंगे उनके समय में ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए थे, ठीक है ना, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, किस ग्रंथ का अनुवाद किया गया, जो हमारे सनातन धर्म था उसको, आयुर्वेद को जैसे एक अनुवाद किया था सिकंदर फरहंगे के नाम से ना, वो सभी। फिर व्यापार एवं उद्योग देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, क्या क्या इन लोगों व्यापार कहां कहां से करते थे, उद्योग उसमें देख लेंगे। फिर सल्तनत कालीन सिक्के देखेंगे, किसने, अभी मैंने बताया जैसे बहलोली सिक्के इसने चलाया था, ठीक, तो इस तरीके से सभी इसके बारे में पढ़ते हुए आएंगे कौन कौन से सिक्के चले थे। फिर इक्तादारी व्यवस्था देखेंगे कि इक्तादारी व्यवस्था कौन था, किसने लाया था, किसने खत्म कर दिया, ठीक, जैसे वैसे ही जनरली पूछे तो किसने लाया था, इल्तुतमिश ने लाया था, खत्म किया बलबन ने, ठीक नहीं, ये खत्म कर देता है। स्थापत्य कला देखेंगे, ठीक ना, स्थापत्य कला देख लेंगे। फिर बस चित्रकला देखेंगे कि क्या चित्र कलाएं थी। फिर भाषा साहित्य, यानी कुल 12 पॉइंट इन लोगों में हम देखेंगे। ये काफी लंबा होने वाला है और थोड़ा उबाऊ भी होने वाला है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, पहला प्रशासनिक स्थिति, इन लोगों की प्रशासन कैसे व्यवस्था थी, किस तरीके से ये अपना राजपाट चलाते थे। देखो, अगर मुस्लिम ही शासन कर रहे हैं तो टोटल कह सकते हो कि मुस्लिम राज्य ही होता था। तो मुस्लिम राज्य का उनका सैद्धांतिक स्वरूप था, जो उनका मेन मोटो था, वो जो मुस्लिम धर्म था, यानी धर्म प्रधान होता था। ऐसा नहीं है कि क्या हमारा देश धर्म प्रधान है, नहीं, अभी तो हम लोग संविधान के साथ चलते हैं, यहाँ पे किसी भी धर्म का नहीं चलता, समझ रहे हो, धर्म अपना मैटर है, संविधान अपना मैटर, संविधान अपने हिसाब से करेगा, लेकिन सर्वोपरि कौन है, संविधान, धर्म सर्वोपरि नहीं होता था। लेकिन इन लोगों में कौन सा सर्वोपरि होता था, धर्म सर्वोपरि होता था। धर्म के अंडर में खलीफा भी आ जाता था, धर्म के अंडर में राजा भी आ जाता था। धर्म का जब मैटर होता था, राजा कटने की कोशिश करता उसको छोड़ देता था, ठीक है। तो इसमें जो होता था, मुस्लिम राज्य का खलीफा सर्वप्रधान होता था, यानी सर्वोच्च प्रधान कौन होता था, खलीफा, खलीफा के अकॉर्डिंग ही जो काम होता था। लेकिन कुछ ऐसे राजा आए थे जो खलीफा को भी बात नहीं माने थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ठीक, वो खलीफा को अलग रखता था, अपना सिद्धांत, खलीफा का सिद्धांत अलग होता था, और राजपाट कैसा चलेगा मेरा, वो अलग होता था, समझ रहे हो। देखो, इस्लाम धर्म के अनुसार जो चलता था, इस्लाम धर्म मेन था, इस्लाम धर्म में जो शरीयत होता था, क्या होता था, शरीयत के अकॉर्डिंग पूरा राज्य चलाते थे लोग। इस शरीयत के अंतर्गत खलीफा भी आ जाते थे, शरीयत के अंतर्गत कौन भी आ जाता था, खलीफा। खलीफा के ऊपर भी शरीयत लग सकता है, ना कि खलीफा का नियम शरीयत पे लगेगा, समझ रहे हो। तो खलीफा मतलब इस्लाम धर्म का जो अनुसार शरीयत क्या होता था, पहले रखते थे, प्रथम धर्म प्रधान होता। देखो, दिल्ली सल्तनत के अधिकांश जो सुल्तान थे वो खलीफा से, खलीफा का अपना क्या बुलाते थे, नायाब पुकारा करते थे, ठीक है ना। खलीफा का अपना मतलब क्या बोलते थे कि हम खलीफा के क्या है, नायब है, क्या है, नाइब, ठीक, ऐसे कह के बुलाते थे, ठीक। देखो, कुछ सुल्तान ऐसे भी हुए थे जो स्वयं ही अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। हमने बताया था कि जिस भी राजा को सुल्तान की उपाधि धारण करना होता था वो खलीफा से जाके खिलाहत लेता था। लेकिन कुछ ऐसे भी सुल्तान थे जो अपने आप को ही क्या घोषित कर लिए, सुल्तान, जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गया। ये सुल्तान को जब बना, यानी सुल्तान अपने आप को पदवी लिया, तो किसी भी खलीफा से नहीं, अपने आप को ही घोषित कर लिया था सुल्तान। अच्छा, जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे वो खलीफा को नाम मात्र का मानते थे, बस नाम मात्र का। ऐसा क्यों कहोगे सर जी, देखिए, ऐसा एक कारण था क्योंकि उनकी जो प्रजा होती थी वो सुन्नी प्रजा थी, ठीक, कैसी थी, और वो उलेमा वर्ग से अपनी प्रशंसा चाहती थी। क्या चाहते थे, प्रशंसा, ठीक। तो उलेमा वर्ग से प्रशंसा चाहने के लिए और सुन्नी प्रजा को खुश रखने के लिए और समर्थन प्राप्त करने के लिए, ठीक, वो नाम मात्र का क्या, खलीफा को नाम मात्र का मानते थे, समझ रहे हो। कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जो खलीफा को अच्छा खासा मानते थे, उनसे जाके खिलाहत भी लिए, सुल्तान की पदवी भी धारण की, कुछ काम करने से पहले खलीफा से पूछे। लेकिन बहुत ऐसे शासक हुए दिल्ली सल्तनत में जो खलीफा को उतना इज्जत नहीं देते थे, ये बात सत्य है। क्योंकि खलीफा कहते हैं कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो खलीफा कहां बैठेगा, ठीक, जहां मिडिल ईस्ट में बैठेगा, नहीं समझे, इराक, ईरान, तेहरान, बगदाद इस समय बैठेगा। और इंडिया जो होता था वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे पड़ जाता था, तो क्या होता था कि मोबाइल फोन ये सब था नहीं, इसलिए वो उतना नहीं मानते थे, ठीक। यानी ये भी कह सकते हो वफादारी विश्वास प्राप्त करना चाहते थे वो हमारे देश की प्रजा का, यानी अपने राज्य की प्रजा का, इसलिए वो ज्यादा नाम मात्र को मानते थे, उतना नहीं मानते थे, ठीक। एक राजा तुमको देखने को मिलेगा, मुबारक शाह खिलजी। ये मुबारक खिलजी अपने आप ही खलीफा घोषित कर लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इस्लाम का शत्रु है,
ठीक है ना, अपने आप को ही क्या घोषित कर लेता है खलीफा, कि हम ही खलीफा है। ठीक, बहरहाल मरा भी जाता है। एक राजा छोड़ के खिज्र खां, बताइए किस वंश का स्थापना किया था इसने? सैयद वंश का। खिज्र खां छोड़कर सभी तुर्की जो शासक थे वो किस सुल्तान की उपाधि धारण किए थे, सिवाय किसको छोड़ करके? खिज्र खां। खिज्र खां जो सैयद वंश की स्थापना किया था, ये इसमें हमने एक विशेष बताया था, ये कौन सा वंश था? सिया वंश था। कैसा वंश था? सिया। और ये लोधी वाला कैसा वंश था? अफगानी वंश था। कैसा वंश था? अफगानी। यानी खिज्र खां को छोड़कर सभी तुर्की शासकों ने कौन सा वंश, कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक ना। एक और चीज इसमें देखोगे, जितने भी मुस्लिम शासक थे ना, इनका उत्तराधिकार जो वो फिक्स नहीं था, कोई फिक्स पैटर्न के हिसाब से नहीं चला। अगर हम मोहम्मद गौरी से बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी मरा, उसका तो कोई बेटा था नहीं, उसकी पुत्री थी, शादी कर ली थी किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, उसका लड़का था, मार दिया गया आराम सा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन कुद्दीन बनता है, रुकनुद्दीन, फिर उसके बाद उसकी बेटी बनती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान में तो देखिए कोई फिक्स पैटर्न। अब इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद थोड़ा बहुत तुमको मिला होगा कि उनके लड़का का लड़का, लेकिन अब इसके बाद बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। रजिया सुल्तान के बाद कौन बन जाएगा? बहराम साहब। ऐसे फिर उल्टा पुल्टा चला जाएगा, फिर बलबन आ जाता है, घुस जाता है, ऐसे ही फिर सब मामला गड़बड़ जाता है, फिर कई को बात की उमर से आ जाते हैं। तो इस तरीके से सभी मामला, कोई वंशानुगत कह सकते हो इसमें, कोई वंशानुगत, यानी मुस्लिम शासकों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित क्रम नहीं था, कोई भी निश्चित क्रम नहीं था। कोई भी परिस्थिति का फायदा उठाकर कोई सैनिक होता था तो अगले बार वो राजा बन जाता था, इस वंश की स्थापना कर दी, कोई भी निश्चित क्रम नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर वंशानुगत का सिद्धांत की बात करते हैं कुछ हल्का फुल्का, तो वो इल्तुतमिश ने दिया था, क्योंकि वो रजिया सुल्तान को बना देता है, उसका बेटा अयोग्य रहता है। ठीक, अब ये देखिए रजिया सुल्तान बन गई। बलबन एक शासक हुआ करता था, उसने बोला था कि जो राजा होता है ना वो देवत्व होता है, यानी देव के समान होता है। कौन? राजा। यानी देवत्व क्या क्या होता है? अंश होता है। और बोला कि जो नॉर्मल मनुष्य होता है वो राजा के बराबरी नहीं कर सकता, यानी समान नहीं है। तो कौन बताया? राजा किसका सिद्धांत दिया था? देवत्व का। इसने ही अपनाया था, लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। ठीक, सिजदा एवं पाबोस लगाया था। एक नवरोज त्योहार होता है, उसको अधिकतर त्योहारों को बंद करवा दिया था उसने, लेकिन नवरोज को बड़ी धूमधाम से मनाता था। ठीक, उसने बताया था कि उसका समानता कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, राजा का। ठीक ना, उसने राजा को इस तरीके से दिखा दिया कि भगवान का स्वरूप है। अब एक आता है राजा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, याद है? सिकंदर ए सानी की उपाधि। देखो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखो, वो सुल्तान की पद की गरिमा हमेशा सर्वोच्च पर ही रखा है। मूवी देखे होगे अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावत, उसमें भी देखा करो, उसमें बताता है कि जो सुल्तान की गरिमा है उसको हमेशा कैसे रखा? सर्वोच्च पर ही। ठीक, टॉप पे रखा है। ठीक, देखो जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे, या दिल्ली सल्तनत था, जो उनकी प्रशासनिक संरचना थी ना, यानी शासन करने की संरचना थी, वो कैसी थी? फारसी और अरबी पद्धति पे। कैसी थी? फारसी एवं अरबी पद्धति पे। लेकिन उनका जो सैन्य संगठन था वो तुर्क एवं मंगोल पर आधारित था। किस पे? तुर्क एवं मंगोल पर, क्योंकि उनके जो तुर्क एवं मंगोल थे, जो रूमी पद्धति, तुगलकमा पद्धति, ये दोनों तुर्की एवं मंगोलिस थी जो लगाया गया था, यानी काफी अच्छी मानी जाती थी। क्यों सी? सैन्य संगठन व्यवस्था। ठीक, अच्छा, इनमें केंद्रीय प्रशासन था। अभी भारत में केंद्रीय प्रशासन कहीं भी देखने को मिलता है कि सत्ता किसी एक के हाथ में है, या पावर किसी एक के हाथ में है? क्या जैसे अभी क्या पीएम के हाथ में सारी पावर है? नहीं। क्या अपनी अगर यूपी की बात करें तो सीएम की पावर, सीएम के हाथ में सारी पावर है? नहीं। केंद्रीय प्रशासन नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण है अपने यहाँ। ठीक, लेकिन राजा महाराजा जो होते थे वो केंद्रीकरण शासन करते थे। कैसा? कि सारी शक्ति मेरे हाथ में होनी चाहिए। फिर भी सारी शक्ति उनके हाथ में होने के बावजूद भी सत्ता किसी और हाथ में चली जाती थी, उनके लड़का को नहीं मिलती थी। ठीक, देखिए जैसे से सुल्तान होता है ना, सुल्तान मेन चीजों पर पूरा डिसीजन लेता था। जैसे न्यायाधिकरण का, यानी न्याय का सर्वोच्च निर्णायक होता है, कोई भी न्याय लेना है सुल्तान ही लेगा, मेन अंतिम फैसला उसी का होगा। जैसे सुल्तान राज्य का सर्वोच्च संचालक होता है, कोई भी कार्य करना है उसी के मन से ही चलेगा, मेन संचालक, यानी अंतिम फैसला उसका होगा, जो बोलेगा वही होगा। फिर उसके बाद कानून का निर्माता होता है, कानून जो निर्माण कर दिया उसको सभी को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई छोटा मोटा नेता भी बना दिया, कोई छोटा मोटा भी बना दिया मंत्री तो वो भी निर्माता नहीं, कानून का निर्माता कौन होगा? सुल्तान। ठीक है, ये सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। अगर एक बार सेनापति भी बोल दे कि नहीं दाएं नहीं बाएं मुड़ो, अगर राजा आ जाए नहीं सीधे चलो, तो उसकी बात मानेंगे, सेनापति की बात नहीं मानेंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई राजा लोल हो जाता है, तो सेनापति अंदर अंदर सभी सेनाओं को अपने कब्जे में कर लेता है, मिला लेता है, तो राजा को ही निपटा देता था। ठीक, ये बात थी। और एक और बताते हैं आप लोग को कि राजे के दो मामले जो होते हैं, सुल्तान राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों को, जिसे बहुत महत्वपूर्ण है, गुप्तचर मामला है,
कोई जानने जाए, जैसे अपने यहाँ कैबिनेट मिशन है, अभी कैबिनेट मिशन है ना, किचन कैबिनेट है, कैबिनेट मिशन कैबिनेट है, तो उसमें मेन ही होते हैं ना कि कोई मंत्री भाग ले सकता है, कोई मंत्री भाग नहीं ले सकता। तो इसमें होता मजलिस ए खलवत और मजलिस ए आर्य, दो प्रकार की चर्चा होती थी ना, दो प्रकार की चर्चा हो, तो उस चर्चा में जो मेन विश्वास पात्र मंत्री है उनको ही रखा जाता था। नहीं पता लगा कोई गुप्तचर विभाग बनाना है, कहीं पे युद्ध करना है, और कोई ऐसा मंत्री मिल गया उसमें जो अगले राज्य को बता देता है कि ऐसी सारी योजनाएं हैं, तो उसमें अत्यंत विश्वास पात्र अधिकारी ही भाग ले सकते हैं। इसमें इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों में, समझ रहे होते हैं। तो बर्नी के अनुसार जो उसके प्रमुख 4 मंत्री हुआ करते थे, प्रमुख कितने मंत्री? 4। बर्नी एक लेखक था, ठीक है ना, उसके अनुसार उसके प्रमुख राजाओं के दिल्ली सल्तनत में कितने मंत्री हुआ करते थे? 4। पहला जो होता था दीवान ए विजारत, ये मंत्री है दीवान ए विजारत, ये किसकी देखभाल करता था? राजस्व विभाग की। दीवान ए विजारत किससे संबंधित था? राजस्व। इसका जो प्रधान होता था वो वजीर होता था। कौन होता था? वजीर, दीवान ए वजारत। दूसरा जो प्रधानमंत्री, दूसरा जो विभाग है वो कौन है? दीवान ए अर्ज, ठीक है ना। दीवान ए अर्ज जो था वो सैन्य विभाग से संबंधित है। किससे? सैन्य विभाग से, ठीक। इसके जो प्रधान होते थे आरिज ए मुमालिक, रक्षा मंत्री। इसका जो प्रधान होगा दीवान ए अर्ज का कौन होगा? रक्षा मंत्री तो होगा ना, उसका नाम क्या होता था? आरिज ए मुमालिक, ठीक ना। इसका काम क्या होता था? तो सैनिकों को भर्ती करना, उनका हुलिया तय करना, निर्धारित करना, कौन से कपड़े पहनेंगे, युद्ध कला सीखना, ये सभी था। और क्या था? सैनिकों का वेतन निर्धारण करना। किसका? आरिज ए मुमालिक का काम है, रक्षा मंत्री का काम होता था। दीवान ए इंसा, कौन? दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा जो होता है तो वो शाही पत्राचार को, यानी शाही पत्राचार समझ लो ना, समझ लो कि कहां पे किसको लेटर लिखना है, इसमें सुल्तान के फरमान जारी करना, यानी कि सुनो 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 कहते हैं ना कि आज से ये नियम लागू हो गया। जैसे जीएसटी निर्मला सीतारमण बढ़ा देती है, तो हम लोग क्या करते हैं? यूट्यूब पे देख लिए, सभी पे देख लिए, न्यूज़पेपर में आ गया, तो उस समय में कौन जारी करता था? दीवान इंसा विभाग, यानी शाही पत्राचार विभाग होता था, ठीक। यानी सुल्तानों के आदेशों को भी वही जारी करेगा। शाही घोषणा हो गया, वही विभाग जारी करेगा, ठीक है। आदेशों को विभिन्न राज्यों तक पहुंचाना, जैसे अगले राज्य से संबंध क्या, ये मेरे संबंध क्या, ये राजा ने लिख के भेजा है, तो वो सभी चीजें था। जो ये सब लिखता है ना उसको दाबीर कहते थे, जो लिखने वाला विभाग होता था उसको क्या बोलते थे? दाबीर। बाकी ये पूरा विभाग दीवान इंसा के अंतर्गत आ जाता था, ठीक। दीवान अर्ज समझ गए। अगला आ जाता है दीवान ए रसालत, ठीक। ये विदेश मंत्री विभाग, यानी अपने राजदूत को भेजना, दूसरे में कूटनीतिक समझौता कैसे करना है, कोई डिस्पैच हो जाता, कोई विवाद हो गया राज्य से तो कैसे उसको निर्णय करना, ये सभी किसके अंतर्गत था? हाँ, विदेश मंत्रालय, यानी दीवान ए रसालत के अंतर्गत आता था, ठीक। और कुछ थे जैसे काजी उल कुजात, एक विभाग हो गया। काजी ये न्याय विभाग था। कैसा होगा? काजी उल कुजात, कहते हैं ना मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो काजी यहीं से पैदा हुआ, ठीक है ना। काजी समझ रहे हो ना, मतलब कि जो न्याय विभाग होता है, तो काजी उल कुजात यानी न्याय विभाग से मुकदमा चलाता है, ये सभी चीजें करता था। कुछ अन्य भी इसके विभाग थे, जैसे सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर था, ये धर्म विभाग था। कोई धर्म में कैसे गलत करना है, कैसे सही करना है, क्या इस पे जजिया का लगाना है, नहीं लगाना है, ये सभी था। वो तो मेन राजा का ही फैसला होता था, लेकिन इन लोगों से क्या लेता था? सहायता लेगा ही है। फिर अगला जो था बारिद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग था। बारिद ए मुमालिक कैसा विभाग था? गुप्तचर, ठीक। एक था वकील ए दर, ये क्या काम करता था? जैसे महल की सेवा हो गया, यानी व्यक्तिगत सुल्तान की सेवा हो गई, महल में जो छोटा छोटा काम होता नहीं है उसको देखना, पतला खाना बनाना है तो क्या करेगा? गुप्तचर विभाग का खाना बनाएगा नहीं, उसके लिए अलग से नियुक्त कर दिया है, ठीक। ये सभी कौन देखते थे? बारिद ए दर देखते थे, वकील ए दर देखते थे। इसमें महल हो गया, व्यक्तिगत सेवा राजा महाराजा की सबकी देखता था। और ये तो गुप्तचर बता ही दिए। दीवान ए कोही, ये हमने बताया था, ये कृषि विभाग था ना। दीवान ए कोही, इसको किसने लाया था? हाँ, यहाँ भी लिख भी दिए हैं कि MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था दीवान ए कोही को, ठीक है ना। अच्छा, ये बात छोड़िए, क्या दीवान ए, हाँ, रियासत एक विभाग था। तो रियासत मतलब बाजार नियंत्रण, यानी बाजार पे कैसे नियंत्रण बनाना है, इसको कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, एक ही लिख दिए हैं, अलाउद्दीन खिलजी लाया था, क्योंकि उसको कम वेतन पर सैनिक रखना था। तो सैनिकों को अगर वेतन कम दे रहे हो तो उनको कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज देना पड़ेगा, इसीलिए उसने बाजार खुलवाया था। और मैंने उस समय बताया था कि कौन कौन से बाजार, कैसे कैसे बाजार, किस तरीके से उसको फायदा मिलता था, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा बनाया था? दीवान ए रियासत। अच्छा, बाजार नियंत्रण पर पूरा कानून बनाने के लिए किसको नियुक्त किया था उसने? मलिक काफूर को, हाँ, वो बाजार नियंत्रण करता था। अगला होता दीवान ए बंदगान, ठीक है। ये दास विभाग था, 2 लाख दास थे किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। यानी दीवान ए बंदगान, बंदगान के यात्रा को हमेशा बंद रहता है, अब बंद रहेगा गाना गाएगा तो कौन बंद रहेगा भाई? हमेशा दास रहेगा, यानी बंदगान। दीवान ए बंदगान जो होगा वो फिरोज शाह तुगलक नहीं लाया था। तो दीवान ए बंदगान विभाग किससे संबंधित है? दास विभाग से।
अगला है दीवान ए इमारत, इमारत से ही आ गया कि इमारत उमारत बनेगा, लोक निर्माण का काम होगा, यानी पीडब्ल्यूडी वाला काम होता है, ठीक है ना। ये किसके समय में लाया गया था? हाँ, फिरोज शाह तुगलक के समय में लाया गया था। ये सभी था। एक और था कारखाना, ये तो सर कारखाना क्या है, तो कारखाना विभाग में लाया गया था एफएसटी के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय में। इसमें दो प्रकार के लोगों को रखा जाता है, एक होते थे रातीबी, कौन थे? रातीबी। रातीबी ऐसे लोग होते थे जिनका फिक्स वेतन होता था, कैसा होता था? फिक्स वेतन। और एक होता था गैर रातीबी, ऐसे लोग थे जब ना तो उनकी नौकरी फिक्स थी और ना तो उनका पैसा फिक्स था। भाई जब नौकरी फिक्स नहीं है तो कभी कितने में मिलेगा, उठा लाएगा, चल चल काम करना है, नहीं समझे। जैसे रेलवे भी से प्राइवेटीकरण हो रहा है तो ठेकेदार को दे देता है, और ठेकेदार कभी कभी इस गांव वाले को उठा लेगा, कभी उस गांव वाले उठा लेगा, जिसका जैसे काम ना तो उनका पैसा फिक्स है, सरकार से दिखाता है 400, देता है 300, 250, इस तरीके से काम करवाता है ना। तो ये इनको काम के अनुसार भी पैसा मिलता था, ठीक। अच्छा, इनकी जो देखभाल करता था वो कौन करता था? हाँ, मुतरसिफ करता था। कौन करता था? मुतरसिफ, ठीक ना। अब मेरी बात समझो, जो दिल्ली सल्तनत था ना, कई प्रांतों में बटा था। कैसा? कई प्रांतों में बट गया, दिल्ली सल्तनत कई प्रांतों में बटा, ठीक ना। मैं बोले हैं कि प्रांतीय प्रशासन है, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में विभाजित हो गए थे, जिसे कहते थे विलायत। उन प्रांतों को क्या कहते थे? विलायत। आज भी लोग कभी कभी गांव में सुने होंगे, कहीं विलायत जाता का कहता नहीं, कहता है, तो वहीं से विलायत आ गया, ठीक ना। तो उस प्रांत, जो प्रांत होते थे, जो दिल्ली सल्तनत कई प्रांतों में, जैसे आपको, अब हमारा देश है भारत, ये कई राज्यों में टूटा है, राज्य जाके जिले में टूट गए हैं, जिला जाके तहसील, ये सभी में टूट गया है, ठीक, इस तरीके से। और तहसील वगैरह गांवों में टूट गया है, नहीं समझे। ये जाकर के वही एक प्रशासन की व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है जो आज है, लगभग लगभग, ठीक। तो जो प्रांतीय व्यवस्था का जो मेन गवर्नर, जो शासक, जो प्रांतीय व्यवस्था में स्थापन को बनाए रखना चाहता था, शांति को बनाए रखता था, वो मुक्ति उसे कहते या इक्तदार कहते थे, या उसके प्रमुख को, या प्रांत का एक गवर्नर होता था, ऐसे कह सकते हो। तो प्रांत का गवर्नर कौन होता था? मुक्ति उसे कहते थे या इक्तदार कहते थे, ठीक। इतना चीज कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे देखो एक प्रकार से पूरा लिख दिए हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पे तो मेन तो राजा ही होगा भाई, बैठेगा। दिल्ली सल्तनत अनेक किसमें टूटेगा? प्रांत में। प्रांत को क्या कहते थे? विलायत। विलायत का मेन जो होता है तो मुक्ति होता है, तो इक्तदार होता है। काफी विलायत या कई ये प्रांत टूट जाएंगे सिख में, जैसे जिलों में, आज जिला है ना, तो सिख में टूटता था, जो वर्तमान में जिला है, इसके जो मेन होता था सिखदार होता था। कौन होता था? सिखदार। अच्छा, वो जो जिले थे कई फरगना में टूट जाएंगे, कई फरगना में। फरगना का दो प्रकार से, एक जो होगा जो प्रशासनिक देखेगा, यानी कोई लड़ाई झगड़ा ना कर ले, कोई मारपीट ना कर दे, तो वो कौन होते थे? आमिल। कौन देखता था उसको? आमिल। और जो राजस्व सिद्धांत, राजस्व सॉरी, जो राजस्व वसूलता था, टैक्स वसूलता था, वो कौन था? मुंसिफ। समझ रहे? परगना का मुंसिफ। अच्छा, फिर कई मुंसिफ, ये सॉरी, सिख जो होते थे, सिख परगना में टूटा, परगना किसमें टूटेगा? गांव में टूटेगा। तो गांव का जो होता था मुखिया, आज भी मुखिया चला रहा है, बिहार वगैरह में मुखिया होता है, मुखिया चुनाव, हम लोग के यहाँ प्रधान का चुनाव होता है, ठीक है ना। तो मुखिया, मुखिया बहरहाल मर गए, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं उसको? हाँ, मुकादम। ये रेलवे में जब जॉब करोगे आप, तो जो काम करवाता है उसको मुकद्दम कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है उसमें पोस्ट होता है, तो ये मुकादम हो जाता है, समझ रहे हो। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत की हम लोग सैन्य व्यवस्था, ये सभी कैसी व्यवस्था देखे थे? प्रशासनिक व्यवस्था। ये अब आगे कौन सा देखेंगे? सैन्य व्यवस्था, ठीक। ये सभी को एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि पूछ लेता है कि बताइए दीवान बंदगान विभाग किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देगा, कृषि विभाग से, लोक निर्माण विभाग से, गुप्तचर विभाग से, दास विभाग से। तो आपको मानना रहेगा, जब तक आप सही से ठीक ढंग से पढ़े नहीं देंगे तब तक आएगा नहीं।